नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज और कोई खबर इतनी महत्वपूर्ण है नहीं जितनी ये कि कश्मीर के पहलगाम पर सैलानियों पर हमला करके कुछ आतंकियों ने जिस तरह करीब 28 लोगों को मार डाला है, जिसके जवाब में भारत सरकार ने कल कुछ कूटनीतिक फैसले लिए हैं। इसके बाद अब क्या, सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या। थोड़ा सा ये देख लें। भारत सरकार का ये कहना है कि पहलगाम का ये हमला पाकिस्तान में बसे हुए आतंकियों के संगठन ने किया है, ऐसा लगता है पहली नज़र में, लेकिन मुझको सीधी खबर कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने भी अभी तक पाकिस्तान की सरकार पे ये तोहमत नहीं लगाई है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये हमला करवाया है। इससे फ़र्क पड़ता है ज़रा सा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते कल शाम को एक फ़ैसला लेकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक फ़ैसला लेकर, उसकी एक कमेटी ने ये फ़ैसला लेकर रिश्ते अपने कमज़ोर किए हैं। सोच समझकर रिश्तों का दर्जा घटाया है। जो नदी जल के बंटवारे का जो एक समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको भारत ने एक तरफा स्थगित कर दिया है। मैं अभी इस खुलासे में जाना नहीं चाहता कि क्या इससे पाकिस्तान या हिंदुस्तान की सेहत पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्या किसी को जो पानी मिल रहा है उससे कम मिलने लगेगा, क्या भारत पानी को रोकने की हालत में है क्या जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। मैं उतने खुलासे में अभी जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कुछ एक और पहलू हैं बात करने के, लेकिन ऐसे कई पहलू हैं जिन पे लोगों को बात करनी चाहिए। दूसरा ये किया कि भारत और पाकिस्तान राष्ट्रमंडलीय देशों की तरह इन दोनों देशों के एक दूसरे में दूतावास न होकर उच्चायोग रहते हैं, हाई कमीशंस रहते हैं। तो भारत में जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उसमें वहाँ की तीनों शाखाएं जो हैं मिलिट्री की, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसके मिलिट्री अटैची रहते हैं यहाँ पर। ऐसे ही हिंदुस्तान के 3 मिलिट्री अटैची पाकिस्तान में हैं। तो भारत ने ये तय किया है कि हम अपने अफसरों को बुला लेंगे वहाँ से, मिलिट्री अटैची को, और यहाँ से पाकिस्तान तुरंत वापस भेज दे उनको। साथ ही कहा है कि दूतावास में दर्जा घटाया जाए, कर्मचारी कम किए जाएं। पाकिस्तान के जितने लोग वीज़ा पर हिंदुस्तान आए हुए हैं उनको कहा गया है कि 48 घंटों में वापस चले जाएं। मुझको यहाँ भी थोड़ी दिक्कत लग रही है। यहाँ बहुत सारे तो ऐसे हैं, दसियों हजार ऐसे लोग हैं पाकिस्तान से आए हुए, मोटे तौर पर हिंदू लोग, जो कि यहाँ की नागरिकता के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आए तो हैं पाकिस्तानी वीज़ा पे। कल का जो फैसला आया है उसमें कोई छूट नहीं दी गई है कि कौन लोग इससे मुक्त रहेंगे, इस आदेश से किसी को छूट है क्या। तो मैं अपने ही इलाके को देखता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के सिंध से आए हुए हजारों हिंदू यहाँ पर हैं जो नागरिकता की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा उनके ऊपर, क्या उनको भी 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना पड़ेगा, थोड़ा मेरे सामने अभी साफ नहीं है। हो सकता है सरकार आज इस बारे में कुछ और जानकारी जारी करे। भारत के भीतर आबादी के एक बड़े हिस्से का केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह दबाव है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उसके ऊपर हमला किया जाए। आम जनता जब कोई फरमाइश करती है तो वो कुछ भी कर सकती है, वो आसमान भी मांग सकती है, लेकिन जो सरकार चलाते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी रहती है। आपको ध्यान होगा 2019 की बात है, ये पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन की विस्फोटकों से भरी हुई एक गाड़ी जाकर हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा गई थी काफिले से। ये एक आत्मघाती जत्था था जिसमें खुद उन्होंने भी अपनी जान दे दी थी। ये पता लगा था कि कई तरह की चूक हुई थी। जिस सड़क पे इतना बड़ा मिलिट्री
कॉन्वॉय काफिला निकलना था, वहां पर कैसे दूसरे तरफ से गाड़ी आ गई विस्फोटकों से लदी हुई। ऐसे कई सवाल उस वक्त खड़े हुए थे। खैर 14 फरवरी शायद वैलेंटाइन डे था, उस दिन ये हमला हुआ था और उसके 12 दिन बाद 26 फरवरी को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एक मिलिट्री स्ट्राइक किया था। हिंदुस्तान का कहना था कि ये वहाँ के जो टेरर ट्रेनिंग कैंप हैं, आतंक प्रशिक्षण कैंप जो हैं, उन पर ये हमला हुआ था और ऐसे कैंप पूरे तबाह कर दिए गए थे, ऐसा हिंदुस्तान की सरकार का कहना था। पाकिस्तान का कहना था कि वो ऐसे कोई टेरर कैंप वहाँ नहीं चल रहे थे और उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इनके बीच में कहाँ पर सच है, कौन सच कह रहे हैं, मैं उस पर अभी यहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मोदी सरकार के पास क्या क्या विकल्प है। उन्होंने जो कल किया है कि उच्चायोग का दर्जा घटा दिया है, सारे कूटनीतिक के जो हैं, सारे राजनयिक जो हैं, उनको नहीं निकाला है। अटारी की बॉर्डर को बंद कर दिया है, जिससे बड़ा ट्रेड होता था, बड़ा कारोबार होता था। ऐसे कई सवाल अभी उठते हैं कि इस कारोबार का क्या होगा, इससे कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा, हिंदुस्तान का कितना नुकसान होगा। मैं किसी बात को, जो लोगों की मौत हुई है पहलगाम में, उससे सीधे सीधे जोड़कर नहीं देख रहा हूँ। वो तो हमले में उनकी मौत हो गई है। भारत सरकार ने कहा है कि हम धरती के आखिरी, प्रधानमंत्री ने कहा है आज बिहार की आम सभा में कि हम धरती के आखिरी सिरे तक जाकर भी इन गुनहगारों को सजा देंगे। बड़ी बात कही है कि धरती के आखिरी सिरे तक, यानी इसके कई मतलब निकल सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि विकल्प क्या क्या हैं। अटारी का बॉर्डर आपने बंद कर दिया तो सामानों की आवाजाही जो होती थी ट्रकों के रास्ते, वो अटारी से होती थी, उसको बंद कर दिया गया है। आज अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उससे दुनिया भर के देश परेशान हैं, असमंजस में हैं, क्या करें, कहाँ से सामान खरीदें, कहाँ बेचें। अमेरिका से लोग खरीदना बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। अगर अमेरिकी बाजार में उनका सामान बिक रहा है तो उसको बंद भी नहीं कर सकते। लेकिन चीन, यूरोप, हिंदुस्तान और तमाम देश लगातार ये सोच रहे हैं अमेरिका रहित क्या विकल्प ढूंढा जाए। तो अमेरिका रहित विकल्प की जब हम बात करते हैं तो भारत, पाकिस्तान, चीन, ये ऐसे देश हैं जिनका एक दूसरे से आज कारोबार है। ये कारोबार किस तरह से प्रभावित होगा, अटारी बॉर्डर बंद करने के बाद उससे किस देश का कितना नुकसान होगा, क्या भारत सरकार पहलगाम के इस अटैक को पाकिस्तान की सरकार तक ले जा पाएगी सबूतों को, ये बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। ये घटनाएं अभी चल रही हैं, जांच चल रही है। उस बीच में मैं आपके सामने इस बात को लेकर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बड़ी विचलित है। हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए जाएं, जो कितना आसान होगा मुझको नहीं मालूम है। इंदिरा गांधी ने एक समय पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवा दिया था पाकिस्तान से, और बांग्लादेश बना था 71 में। आपको अगर ध्यान होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विपक्ष के बड़े नेता ने इंदिरा को कुछ दुर्गा कहा था, ठीक से आपको याद होगा, मेरी याददाश्त कमजोर है। तो हिंदुस्तान के पास क्या क्या विकल्प है। कारोबार तो बंद हो जाएगा एक किस्म से, अटारी बॉर्डर बंद हुआ है तो कल की केंद्र सरकार की घोषणा है। लोगों की आवाजाही से सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ लाख लोग हिंदुस्तान में होंगे पाकिस्तान के, वो हो सकता है 2 दिन में 4 दिन में वापस जाना पड़े उनको, उससे भी दोनों देशों की सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। नागरिक जैसे थे वैसे वापस चले जाएंगे। अभी एक किसी ने सवाल किया है कि जो वहाँ से अपने 3 या 4 बच्चों को लेके एक महिला यहाँ आ गई थी और जो यहाँ शादी वादी कर ली है उसने यहाँ के किसी एक गरीब इंसान से, उसका क्या होगा। उसको, उस भौजी को भी क्या वापस जाना पड़ेगा बच्चों को लेके। ऐसे कुछ सवाल सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए हैं। उन्होंने दिल्लगी के लिए उठाया होगा, लेकिन ये सवाल अभी सामने आएंगे कि ऐसे लोगों का क्या होगा।
जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के आ गए हैं, नागरिकता की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन पे भी 48 घंटे की सीमा लगेगी या उनको छूट मिलेगी? ये दूसरा। दूतावासों में जो दर्जा घटाया गया है उससे मैं ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मैं फिक्रमंद इस बात से हूँ कि मोदी सरकार के ऊपर जनता का जो दबाव है कि हिंदुस्तान कुछ करके दिखाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ताकतवर व्यक्ति हैं, उनको दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माना जाता है। हो सकता है उनके भीतर अपने भीतर का भी एक दबाव हो उनके ऊपर कि हमारे देश के इतने बेकसूर नागरिकों को इस तरह से आतंकी हमले में जिन्होंने मारा है, हमको हिसाब चुकता करना है उनका। हो सकता है जैसा पुलवामा के बाद में बालाकोट में हुआ था एक अटैक, क्या उस तरह का कोई अटैक करने का हिंदुस्तान के पास विकल्प है? क्या पाकिस्तान में बहुत लंबी चौड़ी पूंजी लगाने वाले, बड़ा पूंजी निवेश है चीन का वहां पर, क्या चीन इसमें भारत के साथ बातचीत करेगा, दखल देगा? क्या भारत और चीन दोनों आज अमेरिका से परेशान और थके हुए हैं और दोनों ही विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसी कारोबार बढ़ाया जाए? तो क्या चीन पाकिस्तान के मामले में भारत से कुछ बीच बचाव करेगा अघोषित रूप से पर्दे के पीछे से कि आपको अटैक नहीं करना चाहिए, आप देख लीजिए, सबूत निकाल लीजिए किन लोगों ने किया है, उन लोगों को पाकिस्तान से मांगिए कि उनको ला के यहाँ मुकदमा चलाया जाए? ये दो। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में हाल के बरसों में ऐसे लोगों को छांट छांट कर मारा गया है, सार्वजनिक रूप से गोलियां मारी गई है, अनजान लोगों ने गोलियां मारी है, जिन लोगों के ऊपर भारत में आतंकी हमले करवाने की तोहमत थी। ऐसा कई देश की सरकारें करती हैं। मैं उसको सही नहीं मानता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ सरकारों की ये मजबूरी हो जाती है कि किसी देश से मुजरिम वापस नहीं मिलेंगे जिन्होंने यहाँ हमले किए हैं। तो क्या किया जाए? अपनी साख को बचाने के लिए क्या किया जाए? जैसे एक चर्चा रहती कि दाऊद इब्राहिम जैसा व्यक्ति, जो कि मुंबई बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा एक मुजरिम है, वो पाकिस्तान में बसा हुआ है और पाकिस्तान की सरकार उसको वहाँ पाल रही है। मैंने ही अपने एडिटोरियल में कुछ साल पहले लिखा था कि भारत जैसे देश को ये सोचना चाहिए, क्या कर सकता है भारत, ये सोचना चाहिए। मैंने ही लिखा था। मैं हालांकि अमन चैन का हिमायती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई साजिश और किसी की हत्या का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान में सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बसा हुआ है, तो भारत सरकार के पास विकल्प क्या क्या हैं? फौजी विकल्प, खुफिया विकल्प, नैतिक विकल्प और किसी किस्म के विकल्प की किसी भाड़े के हत्यारे को लेके क्या किया जा सकता है? हालांकि कोई देश कभी मंजूर नहीं करता कि हमने मरवाया है किसी को बाहर, लेकिन बहुत सारे देश ऐसा करते हैं। बहुत सारे देश, आपने इजराइल और अमेरिका को देखा होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी हत्याएं ये लोग करवाते हैं दूसरे देशों में। तो मैं भारत सरकार से उम्मीद नहीं करता कि वो घोषणा करके ऐसा कोई काम करेगी, लेकिन हो सकता है कि भारत सरकार ऐसा गुनाह यहाँ आकर जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने 28 या और ज़्यादा लोगों को इस तरह से मारा है, हो सकता है भारत एक मिलिट्री कार्रवाई करके ऐसे कुछ लोगों के ठिकानों पर हमला करे, हो सकता है किसी और तरीके से इनको ख़त्म करे। बहुत सारे देश ऐसा करते हैं। मैं तो केवल एक बाहर बैठा हुआ हूँ सरकार से, और मैं ऐसी संभावनाएं आपके सामने बखान कर रहा हूँ। जब किसी देश की जनता बहुत विचलित रहती है और वो तरह तरह की फरमाइश करती है, जैसे भारत सरकार न होकर विविध भारती का रेडियो स्टेशन हो, जब जनता किसी गाने को बजाने के अंदाज में ये फरमाइश करती है कि पाकिस्तान फौज को ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए जाएं, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, उसको वापस भारत में मिलाया जाए, तो मुझको याद पड़ता है कि हाल के पिछले 1-2 महीनों में ही भारत के विदेश मंत्री, भारत के गृह मंत्री, इन्होंने बार बार कहा है
कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे में है आज, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। भारत के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि हिंदुस्तान का हर राजनीतिक दल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत मानता है, ये उन्होंने कहा है। कहा है तो सोच समझ के कहा होगा, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग समय पर ये बात कही होगी। क्या ये मौका ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी फौजी कार्रवाई से आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान में कहते हैं, पीओके हिंदुस्तान में कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या उसको हिंदुस्तान में मिला सकते हैं? क्या ये एक विकल्प है? क्या ये मुमकिन है? बहुत सारी मिलिट्री एक्शन जो है किसी देश पर जब आप करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि उनके पास क्या क्या जवाब इसका हासिल है। पाकिस्तान जैसा भी हो, कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी गरीब फटे हाल हो गया हो, उसके पास अभी भी परमाणु हथियार मौजूद हैं और बहुत सारे परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो एक परमाणु हथियार संपन्न देश पर पड़ोसी क्या क्या कर सकता है, फरमाइश करने वाली आम जनता जो है उसको अंदाज नहीं रहता। वो विविध भारती की तरह एक पोस्ट कार्ड पे फरमाइश लिखकर भेजने की आदी रही है। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऐसी नाटकीय उम्मीद कर सकती है कि आप पाकिस्तान को तोड़ दो, आज़ाद कश्मीर को आप हिंदुस्तान में मिला लो। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान की जो केंद्रीय सरकार है उसके खिलाफ चल रहा है, तो उसको भी तोड़ दिया जाए, इसको भी तोड़ दिया जाए। क्या होगा मुझको नहीं मालूम है। दुनिया में ऐसा हो रहा है, फौजी कार्रवाई कई जगह हो रही है। इजराइल फिलिस्तीन पे कर रही है, जहां हमास के लोगों ने जाके इजराइल पर अटैक किया था और 1100-1200 लोगों को मार डाला था, याद है ना आपको। तो उसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन पे अटैक करके करीब 50,000 लोगों को अभी तक मारा है, अभी चल ही रहे हैं हमले। ऐसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला करके कई ऐसे हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। 2014 में भी कब्जे में लिया, अभी फिर कब्जे में लिया है। अमेरिका पीछे लगा हुआ है यूक्रेन के, अब जो चले गया चले गया, अब समझौता करो, शांति समझौता करो, वरना हम पीछे हट जाएंगे, फिर तुम जानो। ऐसा होता है, मिलिट्री एक्शन देशों के बीच ऐसी होती है। लेकिन दो अड़ोसी पड़ोसी लोग परमाणु हथियार संपन्न हैं, इनके बीच में कितनी मिलिट्री एक्शन जस्टिफाइड होगी, क्या सही होगी, इसको ज़्यादा बड़े विशेषज्ञ जानते हैं। मैं तो केवल उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मोदी सरकार के पास बड़े बड़े रक्षा सलाहकार, सामरिक सलाहकार, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ उनको हासिल हैं, वो इस बारे में बेहतर तय करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है उसकी उम्मीदें बड़ी नाटकी हैं। मैं नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो चाहती है कि कुछ हो, जैसा फिल्मों में होता है ऐसा कुछ हो, कुछ बड़ा हो, लोग ऐसा देखना चाहते हैं। क्या होगा भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव जो है ये कहाँ जाके रुकेगा? क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं भारत की सरकार से कि वो कुछ करे। मैं नहीं उकसा रहा हूँ, मैं पूरी तरह सरकार के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं सरकार को कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है इस मामले में अधिक जानकार सलाह की ज़रूरत है भारत सरकार को। मैं ना हमले की सलाह दे रहा हूँ, ना हमला न करने की सलाह दे रहा हूँ, ना आज़ाद कश्मीर को लेके कोई सलाह दे रहा हूँ। वहाँ के एक राजनीतिक कार्यकर्ता से मैंने जूम पर इंटरव्यू किया था कुछ महीनों पहले, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर, उसमें हालात बहुत ख़राब है, बहुत गरीबी है, और वहाँ के लोग अब कोई देश वेश बनना नहीं चाहते हैं। उनको भी मालूम है कि चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ कश्मीर जो है ये कोई देश नहीं बन सकता। और दूसरा, जिस तरह पाकिस्तान फटेहाली गरीबी से गुजर रहा है, तो मुझको लगता है कि वहाँ के पाक अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तान में रह के पूरी बकाया ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजारने के हिमायती नहीं होंगे। खासकर तब जब हिंदुस्तान के कश्मीर में उन्होंने ये पहलगाम की घटना के पहले तक, इस हमले के पहले तक
थोड़ा बेहतरी होते देखा है। हिंदुस्तान वाला हिस्सा जो है कश्मीर का, इसको थोड़ा बेहतर होते देखा है। तो हो सकता है कि उस जनता की अपनी महत्वाकांक्षाएं हों, मैं नहीं जानता हूँ। मुझको तो एक इंटरव्यू में जो बताया था वहाँ के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने, उसकी चर्चा भर कर रहा हूँ। तो देखना है कि भारत सरकार क्या करती है। अभी उसने जो किया है वो तो कागज़ पे अमल होने वाला था कि अटारी का गेट बंद कर दो, कोई गाड़ी आएगी जाएगी नहीं। अब इसका कितना नुकसान होगा, कारोबार में कौन ज़्यादा डूबेगा, यहाँ एक दूसरे को सामान नहीं भेजेंगे, बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे, पाकिस्तान जितना बड़ा ग्राहक हिंदुस्तान को दूसरा कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा। ये नुकसान तो व्यापारियों का होगा, कारखानेदारों का होगा, सरकार का कम होता है सीधा नुकसान। तो देखना है कि ये नुकसान कैसे होगा। चीन, मेरा अभी भी मानना है कि पर्दे के पीछे से चीन भारत और पाकिस्तान के बीच एक मध्यस्थ बनना चाहेगा। अघोषित रूप से वो चाहेगा कि इन दोनों के बीच कोई ऐसा तनाव ना हो जिससे चीन की पाकिस्तान में जो लंबी चौड़ी जो पूंजी लगी हुई है वो खतरे में आ जाए। चीन एक कारोबारी देश है, अब वो पुराना कम्युनिस्ट देश नहीं है, माओ का कारोबारी देश है। तो वो देखता है कि पाकिस्तान अगर बर्बाद होगा हिंदुस्तान के हमले से तो क्या होगा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में उलझ जाएंगे तो जब अमेरिका ने एक ट्रेड वार खोला हुआ है पूरी दुनिया में, जिसका सबसे बड़ा निशाना चीन है, तो ऐसे में चीन जिन दूसरे बाजारों का विकल्प ढूंढ रहा है उसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। तो ऐसे किसी सैनिक टकराव से चीन के बाजार का, उसके सामानों का, उसके ग्राहकों का क्या फर्क पड़ेगा, ये चीन भी सोच रहा होगा। और मुझको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा फौजी टकराव जो है अगर होता है तो अमेरिका को भी ये तय करना पड़ेगा कि एक देश के रूप में अमेरिका और अमेरिका के हथियार कारखानों के हित में क्या होगा। अमेरिका भी अपनी दखल चाहेगा, पर्दे के पीछे से ही सही। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मुस्लिम देश जो हैं बहुत सारे, अभी तो सब लोगों ने निंदा की है आतंकी हमले की। अब आप देखिए हिंदुस्तान में जो भी फरमाइश हो रही हो प्रधानमंत्री से, सऊदी अरब और भारत की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी हुआ प्रधानमंत्री के भारत लौटने के पहले। उसमें पहलगाम में चरमपंथी हमले की कड़ी निंदा की गई। इसके साथ दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि इन आतंकी हमलों को किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। दोनों देश आतंकवाद को किसी खास नस्ल, धर्म या संस्कृति से जोड़ने को खारिज करते हैं। ये भारत और सऊदी अरब, इनके बीच का मिला जुला बयान जारी हुआ है। ये इसकी आखिरी लाइन ध्यान से सुनिएगा। दोनों देश आतंकवाद को किसी खास नस्ल, धर्म या संस्कृति से जोड़ने को खारिज करते हैं। तो ये मुस्लिम देशों का एक रुख है। हिंदुस्तान में एक तबका लगातार कह रहा है कि जहां कहीं आतंकी घटना होती है उसमें एक खास धर्म के, मजहब के लोग क्यों जुड़े रहते हैं। मुझको नहीं मालूम है कि ये बात इतनी सही है कि नहीं। मैं आपको एक दूसरी बात और बताता हूं, बड़ी ही दिलचस्प। इस लाइन को एक बार और सुन लीजिएगा। भारत और सऊदी अरब दोनों का लिखित संयुक्त बयान कहता है दोनों देश आतंकवाद को किसी खास नस्ल, धर्म या संस्कृति से जोड़ने को खारिज करते हैं। एक दूसरी दिलचस्प खबर यह है, मालेगांव धमाके, आपको ध्यान है ना, महाराष्ट्र के मालेगांव में धमाके हुए थे। उसको लेके भारत की केंद्र सरकार की जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA ने NIA कोर्ट में 1500 पेज की दलील दी है। 1500 पेज की दलील दी है। आखिरी सुनवाई थी और अदालत से मांग की है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अदालत से मांग की है
कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित जो 7 आरोपी हैं मालेगांव ब्लास्ट केस में, एनआईए ने जांच की है, एनआईए ने मुकदमा चलाया है, एनआईए ने अदालत से मांग की है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित जो 7 आरोपी हैं उनको सबको फांसी दी जाए। अगर आपको उस प्रज्ञा ठाकुर की याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, ये शायद मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद बनाई गई थी और जिस वक्त इन्होंने गांधी को गालियां दी थी और गोडसे की स्तुति की थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था मुझको याद है। उन्होंने कहा था कि मैं कभी दिल से इनको माफ नहीं कर सकूंगा। याद है मुझको अच्छे से, उन्होंने कहा था मैं कभी इनको दिल से माफ नहीं कर सकूंगा। गांधी को गालियां देने के लिए, गोडसे की स्तुति करने के लिए, दोनों एक साथ हुआ था। अब एनआईए ने अदालत को कहा है 1500 पेज की दलील दी है और कहा है कि भूतपूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित जो 6 और लोग हैं, इन 7 को फांसी दी जाए। आतंक का मामला था ये। तो मुझको लगता है कि ये 2 दिन पहले से ये खबर आ रही है, ध्यान रखिएगा, 2 दिन पहले से खबर आ रही है। इस खबर के आने के बाद भारत और सऊदी अरब का वो संयुक्त बयान दस्तखत हुआ है। तो भारत में तो किसी भी टेरर केस का सबसे ताज़ा मामला जो है मालेगांव ब्लास्ट केस है, जिसमें एनआईए कह रहा है केंद्र सरकार का कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित दूसरे 6 लोग, इन सबको फांसी दी जाए। तो जो लोग कहते आए हैं कि आतंक जो है उसका एक ही किसी खास धर्म से लेना देना है, उनके सामने मैं ये 2 चीज़ें रख रहा हूँ। भारत और सऊदी अरब का ये बयान जो कहता है दोनों देश आतंकवाद को किसी खास नस्ल, धर्म या संस्कृति से जोड़ने को खारिज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे वहाँ पर, उनकी मौजूदगी में ये बयान जारी हुआ है। और हिंदुस्तान में केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जांच एजेंसी एनआईए ने कसूरवार ठहराया है प्रज्ञा ठाकुर को, फांसी मांगी है उनके लिए। मैं केवल आपके सामने टुकड़ा टुकड़ा चीज़ों को रख रहा हूँ। आपकी समझ हो सकता है मेरे मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो, धर्म को लेके, आतंक को लेके, पड़ोसी देश को लेके, मोदी सरकार के सामने के विकल्पों को लेके, कूटनीतिक विकल्प, कारोबारी विकल्प, नदी के पानी का विकल्प या हवाई हमले जैसे कोई विकल्प। मेरी समझ सीमित है, मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझको लगता है ऐसी कई स्थितियां हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर एक नाजायज दबाव खड़ा नहीं करना चाहिए जनमत का, कि जनता की ऐसी राय है, जनता ऐसा चाहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई थानेदार हो जो एक हत्या या बलात्कार का मामला सुलझा रहा हो, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किसी के ऊपर नाजायज दबाव इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि दबाव तले लिए गए फैसले कभी कभी कमज़ोर भी रहते हैं। हम सब लोग इंतज़ार करेंगे कि मोदी सरकार क्या करती है इस मामले में, और दुनिया इंतज़ार करेगी कि मोदी सरकार या भारत पहलगाम के इस हमले को लेकर क्या सबूत लोगों के सामने रखती है। मैं अभी सुन रहा हूँ ऐसा कि बहुत सारी बातचीत जो है सरहद पार से इधर आए हुए आतंकियों ने जो की थी, उसको इंटरसेप्ट किया था भारत की एजेंसियों ने। उसको हल्की सी जानकारी थी कि ऐसा कोई हमला सैलानियों पर, तीर्थयात्रियों पर हो सकता है, लेकिन समय रहते ठीक जानकारी नहीं मिल पाई थी कि कहाँ पर होगा। इसलिए हर जगह तो हिफाजत मुमकिन नहीं है, मैं भी इस बात को समझता हूँ। तो मैं सरकार की नालायकी, सरकार की नाकामयाबी, ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी देश प्रदेश की
कि उसके लोग ऐसे मारे जाएं। कोई लापरवाह होना नहीं चाहती, लेकिन होते हैं ऐसे हमले। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं जो कि भारत के पास भी हैं, संख्या में ज़्यादा हैं। तो क्या परमाणु हथियार संपन्न देश पर किसी तरह की मिलिट्री एक्शन कुछ ज़्यादा बड़ी हो सकती है? क्या ठीक रहेगा? बाजार का जो दबाव पूरी दुनिया में ट्रंप ने जो खड़ा किया हुआ है, उसके बीच क्या ठीक रहेगा? नदी जल का बंटवारा थोड़ा लंबा किस्सा है। रातों रात न सेहत पे फर्क पड़ना है, न रातों रात कुछ इलाज है। कोई बोतल में भर के नहीं रख सकता भारत उस पानी को। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में अगर इतने बांध बनाए जाएंगे कि नदी के पानी को रोक लिया जाए तो उसमें अरबों करोड़ रुपए लगेंगे। मैं उतना जानकार नहीं हूँ। चलिए, मैं और आप सब इंतज़ार करते हैं कि दोबारा ऐसा हमला न हो। बेटर सेंसेस शुड प्रिवेल, लोगों में बुद्धि बची रहे। बेकसूर लोग जिस तरह से आतंकी हमले में मारे गए हैं, आतंकी दिख रहा है, मेरे पास सबूत नहीं है, ऐसा न हो दोबारा। कैसे दो अड़ोसी पड़ोसी देश बेहतर रिश्तों के साथ जी सकते हैं अगर मुमकिन है तो उसको भी देखते हैं। पूरे देश की निगाहें और पूरी दुनिया की निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई हैं, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको अगर मेरी बात लगता है कि कुछ चीज़ों को समझने में थोड़ी सी भी काम आ रही है, तो आप हमारे इस लिंक को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। उनको भी जानकार रहना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने कोई नाजायज़ बात नहीं कही है। मैंने तथ्यों को, सत्य को कहीं तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया है, ऐसी मेरी समझ कहती है। आप अपने दोस्तों को भेजिएगा लिंक, वो भी देखें, सुनें, समझें कि क्या होना चाहिए, हिंदुस्तान में क्या होगा। अगर आपको हमारे ये YouTube चैनल इंडिया आजकल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी कोई फीस नहीं है। लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, आपको एक खबर चली जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस मुद्दे पर, मेरी कही बातों पर आपका क्या कहना है। चलते चलते छोटी सी सलाह, ये सरहद की जंग तो चलते रहती है, कई तरह से चलेगी, लेकिन अपने परिवार के भीतर एक जंग खड़ी मत कीजिए तंबाकू खाकर या पीकर। ये बड़ी बुरी जंग रहेगी कैंसर से। तंबाकू कैंसर को न्योता देता है, और कैंसर जब आपके भीतर आता है तो मेडिकल साइंस और कैंसर के बीच एक जंग चलती है। उसमें पूरे परिवार लहूलुहान हो जाते हैं, परिवार बिक जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। परिवार के लोग जीते जी अपने करीबी दिल के टुकड़े को तिल तिल मारते देखते हैं। और ये इतना छोटा छोटा तिल तिल भी नहीं रहता है, साल 2 साल 6 महीने में निपटते हुए देखा है मैंने लोगों को कैंसर होने के बाद। छोड़ दीजिए तंबाकू को, मत पड़िए इसके नशे में, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, और आप लंबी उम्र तक हमारा ये YouTube चैनल देखते रहिए। ये मेरा निजी स्वार्थ है आपको बचाने में। फिर मिलेंगे।